चैप्टर 2 शाप का निशान। हैरी पीठ के बल लेटकर तेज तेज सांसें लेता रहा, जैसे वह बहुत दूर से दौड़ लगाकर आ रहा हो। एक भयानक सपने के कारण उसकी नींद खुल गई थी। हैरी के हाथ उसके माथे को अब भी कसकर पकड़े हुए थे। उसके माथे पर बिजली गिरने जैसे पुराना निशान था। वह उसकी उंगलियों के नीचे इस तरह जल रहा था मानो किसी ने वहां पर कोई दहकती हुई सलाख रख दी हो। वह उठकर बैठ गया। उसका एक हाथ घाव वाले निशान पर अब भी रखा हुआ था। दूसरे हाथ से उसने अंधेरे में अपने बिस्तर के पास वाली टेबल पर रखे चश्मे को टटोला। चश्मा लगाने के बाद उसे बेडरूम ज़्यादा अच्छी तरह दिखने लगा। खिड़की के बाहर लगे स्ट्रीट लैंप की हल्की नारंगी रोशनी पर्दों से छनकर आ रही थी। हैरी ने एक बार फिर अपने निशान पर उंगली फेरी। निशान में अब भी दर्द हो रहा था। उसने अपने बिस्तर के पास वाला लैंप जलाया और पलंग के नीचे उतर गया। कमरे को पार करके उसने अपनी अलमारी खोली और उसके अंदर लगे आईने में अपना हुलिया देखने लगा। वहां पर उसे 14 साल के एक दुबले पतले लड़के का प्रतिबिंब दिखाई दिया। उसके बिखरे काले बालों के नीचे चमकती हरी आंखें दुविधा में दिख रही थी। उसने आईने में अपने बिजली वाले निशान को ध्यान से देखा। वह सामान्य दिख रहा था, लेकिन अब वह बहुत बुरी तरह से दर्द कर रहा था। हैरी ने याद करने की कोशिश की कि जगने से पहले वह कौन सा सपना देख रहा था। वह सपना इतना सच्चा लग रहा था मानो सपने में दिखने वाले दोनों लोगों को वह जानता था, लेकिन तीसरे को वो नहीं जानता था। उसने अपनी थ्योरियां चढ़ाकर दिमाग पर काफ़ी जोर डाला और सपने को याद करने की कोशिश करने लगा। उसे एक अंधेरे कमरे की धुंधली तस्वीर याद आई। अंगेठी के पास वाली दरी पर एक नागिनी बैठी थी। नाटा आदमी पीटर था, जिसका दूसरा नाम वॉम्टेल था, और वह ठंडी तीखी आवाज़ लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की थी। हैरी को महसूस हुआ जैसे इस विचार से ही उसके पेट में एक बर्फ का टुकड़ा पहुंच गया हो। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और याद करने की कोशिश करने लगा कि वोल्डेमॉर्ट कैसा दिख रहा था, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आया। हैरी तो बस इतना जानता था कि वोल्डेमॉर्ट की कुर्सी घूमी थी और हैरी ने उसे देखा था, तो दहशत के कारण वह जग गया था, या फिर वह निशान दुखने के कारण जगा था। और वो बूढ़ा आदमी कौन था? नहीं नहीं नहीं, वो वाकई एक बूढ़ा आदमी था। हैरी ने उसे फर्श पर गिरते देखा था। ये बहुत उलझन भरा लग रहा था। बेडरूम की चीज़ों के कारण उसका ध्यान न भटके, इसलिए उसने अपने चेहरे पर दोनों हाथ रख लिए। फिर उसने उस धुंधली रोशनी वाले कमरे की तस्वीर को याद करने की कोशिश की, लेकिन वह काम पानी को मुट्ठी में पकड़ कर रखने की कोशिश करने जैसा था। वह जितनी तेजी से यादों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, वह उतनी ही तेजी से फिसलती जा रही थी। वोल्डेमॉर्ट और वॉम्टेल किसी औरत के बारे में बात कर रहे थे जिसे उन्होंने मार डाला था। हालांकि हैरी को इसका नाम याद नहीं था, और वो किसी और को मारने की भी बात कर रहे थे, और वो हैरी था। हैरी ने चेहरे पर से हाथ हटा लिए और आंखें खोलकर बेडरूम में चारों तरफ ध्यान से देखा, जैसे उसे वहां किसी असामान्य चीज़ के दिखने की उम्मीद हो। वैसे उसके कमरे में पहले से ही बहुत सारी असामान्य चीज़ें थी। उसके पलंग के पैताने के पास लकड़ी का एक बहुत बड़ा संदूक पड़ा था, जिसमें झाड़ू, काले तुसाले और मंत्रों की किताबें रखी थी। उसकी टेबल पर उसकी सफ़ेद उल्लू हैटपिक का बहुत बड़ा सा खाली पिंजरा रखा था। टेबल पर बची हुई जगह पे चमपत्र बिखरे पड़े थे। पलंग के पास फर्श पर एक पुस्तक खुली पड़ी थी, जिसे पढ़ते पढ़ते उसे नींद आ गई थी। इस पुस्तक में तस्वीरें हिल रही थी। खिलाड़ी चमकीले नारंगी दुसाले पहनकर झाड़ुओं पर उड़ रहे थे। वे कभी दिखते थे तो कभी ओझल हो जाते थे और एक दूसरे की तरफ लाल गेंद फेंक रहे थे। हैरी चलकर पुस्तक के पास पहुंचा। पुस्तक को उठाते समय उसने देखा कि एक जादूगर ने 50 फीट ऊंची रिंग में गेंद डालकर शानदार गोल कर दिया था।
फिर उसने पुस्तक बंद कर दी। यहाँ तक कि क्विडिच भी, जो हैरी की नज़र में दुनिया का सबसे शानदार खेल था, इस समय उसका ध्यान नहीं भटका सकता था। उसने फ्लाइंग विथ द कैनन्स पुस्तक अपने पलंग के पास वाली टेबल पर रख दी। उसके बाद वह खिड़की के पास गया और पर्दे खोलकर नीचे सड़क की ओर देखने लगा। प्राइवेट ड्राइव की सड़क ठीक वैसी ही दिख रही थी जैसी कि किसी सामान्य सड़क को दिखना चाहिए था। सभी घरों की खिड़कियों के पर्दे लगे थे। मैं जहाँ तक देख सकता था कोई भी जीवित प्राणी नहीं दिख रहा था, यहाँ तक कि बिल्ली भी नहीं। लेकिन फिर भी हैरी बेचैनी से वापस अपने पलंग पर बैठ गया। उसने अपने घाव के निशान पर एक बार फिर उंगली फेरी। उसे दर्द की चिंता नहीं थी। एक बार उसके दाहिने हाथ की सारी हड्डियां गायब हो चुकी थी। उन्हें एक ही रात को दोबारा उगना पड़ा था जिसमें उसे काफ़ी दर्द हुआ था। उसी हाथ पर एक बार जहरीले सांप का एक बहुत बड़ा दांत धंस गया था और पिछले ही साल हैरी अपनी जादुई झाड़ू से 50 फीट ऊपर से गिर गया था। ये बहुत अजीबोगरीब दुर्घटनाओं और चोटों का आदी हो चुका था। अगर आप हॉगवर्ट्स जादूगर और तंत्र विद्यालय में पढ़ते हो तो आपको मुसीबत मोल लेने का शौक हो तो आप इन सब से बच पाना अब बहुत मुश्किल है। पर हैरी तो इस बात से परेशान था कि पिछली बार जब घाव का निशान दिख रहा था क्योंकि वोल्डेमॉर्ट आसपास था, लेकिन इस समय वोल्डेमॉर्ट यहाँ कैसे हो सकता है? प्राइवेट ड्राइव में वोल्डेमॉर्ट के आने की बात सोचना ही बकवास और असंभव सा था। हैरी अपने आसपास की खामोशी को गौर से सुनने लगा। क्या वह सीढ़ी के चरमराने और दुसाले के सरसराने की आवाज़ की सुनने की उम्मीद कर रहा था? तभी उसे आसपास वाले कमरे से अपने मौसेरे भाई डैडली का एक जोरदार खर्राटा सुनाई दिया, जिसे सुनकर वह थोड़ा उछल पड़ा। हैरी ने खुद को संभालने की कोशिश की। उस घर में सिर्फ डैडली परिवार के अलावा और कोई नहीं था। हैरी को डैडली परिवार सोता हुआ ही अच्छा लगता था। जगने पर उसे उनसे कोई मदद नहीं मिलती। वार्नर अंकल, पुटीनी आंटी और डैडली ही हैरी के इकलौते रिश्तेदार थे। वे मगलू लोग थे जो किसी भी तरह के जादू से चिढ़ते और नफरत करते थे। इसका मतलब ये था कि हैरी का उनके घर पर उतना ही स्वागत होता था जितना कि किसी गीली लकड़ी का। पिछले 3 सालों से हैरी हॉगवर्ट्स में पढ़ रहा था। उसकी लंबी गैर हाजिरी के बारे में डैडली परिवार सबको यही बताता था कि उसे लाइलाज अपराधी लड़कों के लिए सुरक्षित सेंट पॉरिस केंद्र में भेज दिया गया है। हालांकि वे अच्छी तरह से जानते थे कि नाबालिग जादूगर होने के कारण हैरी को हॉगवर्ट्स से बाहर जादू करने की इजाज़त नहीं है, इसलिए उसके बावजूद घर में होने वाली हर अजीबोगरीब घटना के लिए उसे ही दोषी करार दिया जाता था। हैरी उनसे कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाता था। हैरी जादूगरों की दुनियाओं में अपनी ज़िंदगी के बारे में उनसे नहीं कुछ बता पाता था। डैडली परिवार के जगने पर वे उन्हें अपने दुखते निशान और वोल्डेमॉर्ट की चिंता के बारे में नहीं बता सकता था। यह सोचना ही बहुत खराब था। वोल्डेमॉर्ट की वजह से ही हैरी को डैडली परिवार के साथ रहना पड़ रहा था। वोल्डेमॉर्ट नहीं होता तो हैरी के मॉम डैड जिंदा होते। जब हैरी 1 साल का था तो उस सदी का सबसे ताकतवर शैतानी जादूगर वोल्डेमॉर्ट उसके घर आया और उसने उसके मम्मी डैडी को मार डाला। उसके बाद वोल्डेमॉर्ट ने अपनी छड़ी हैरी की तरफ घुमाई। उसने हैरी को एक ऐसे मारक श्राप दिया जिससे वह बहुत से जादूगरों और जादूगरनियों को अपने रास्ते से हटा चुका था, लेकिन अविश्वसनीय रूप से वह श्राप नाकाम हो गया। 1 साल के छोटे से हैरी को मारने के बजाय श्राप पलट गया। उसने वोल्डेमॉर्ट को ही निशाना बना डाला। हैरी को कुछ नहीं हुआ, उसके माथे पर सिर्फ बिजली गिरने जैसे निशान बना, जबकि वोल्डेमॉर्ट बामुश्किल जिंदा बचा। उसकी सारी शक्तियाँ चली गईं और उसकी ज़िंदगी लगभग ख़त्म हो गई। इसके बाद वोल्डेमॉर्ट भागकर कहीं छिप गया। जादूगर और जादूगरनियाँ लंबे समय से जिस दहशत भरे माहौल में रह रहे थे वह अब खत्म हो गया। वोल्डेमॉर्ट के समर्थक बिखर गए और हैरी पॉटर मशहूर हो गया। 11वें जन्मदिन पर हैरी को ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि वह एक जादूगर है। उसे ये जानकर तो और भी ज़्यादा हैरानी हुई कि जादूगरों की छिपी हुई दुनिया में सभी लोग उसका नाम जानते थे। हैरी ने हॉगवर्ट्स में आकर देखा कि वह जहाँ भी जाता था लोग अपना सिर घुमा के उसे देखने और फुसफुसाने लगते थे, लेकिन अब उसे
उन सब चीज़ों की आदत पड़ चुकी थी। इस गर्मी की छुट्टियों के बाद हॉगवर्ट्स में उसका चौथा साल शुरू होगा। ये दोबारा हॉगवर्ट्स में कब पहुंचेगा, उसके लिए वह दिन गिन रहा था, लेकिन स्कूल जाने में अब भी 15 दिन बाकी थे। उसने एक बार फिर कमरे में चारों तरफ देखा। उसकी निगाह अपने 2 सबसे अच्छे दोस्तों द्वारा भेजे बर्थडे कार्ड्स पर ठहर गई, जो उन्होंने उसे जुलाई के अंत में भेजे थे। अगर वह उन्हें चिट्ठी लिखकर बताए कि उसका निशान दुख रहा है तो वो क्या कहेंगे। वो ये सोच ही रहा था कि अचानक हरमानी ग्रेंजर की तीखी और दहशत भरी आवाज़ उसके दिमाग में गूंजने लगी। तो क्या तुम्हारा निशान दुख रहा था हैरी? ये तो बहुत गंभीर बात है। प्रोफेसर डम्बलडोर को फौरन चिट्ठी लिखकर बताओ और मैं जाकर सामान्य जादू की बीमारी और दर्द नाम की पुस्तकों में देखती हूँ, शायद उसमें सांप के निशान के बारे में कोई जानकारी मिल जाए। हाँ, हरमानी यही सलाह देगी। हॉगवर्ट्स के हेडमास्टर को तत्काल बताओ और जवाब मिलने तक किसी पुस्तक में जानकारी खोजो। हैरी खिड़की के बाहर नीले काले आसमान को देखने लगा। उसे नहीं लगता था कि इस मामले में कोई पुस्तक उसकी मदद कर पाएगी। यह जहाँ तक उसे मालूम था, वोल्डेमॉर्ट ने उसे जो श्राप दिया था उससे आज तक सिर्फ वही बच पाया था। इसीलिए सामान्य जादूगर बीमारियों और दर्द नामक पुस्तकों में उसके लक्षणों के मिलने की बहुत कम संभावना थी। यहाँ तक हेडमास्टर को बताने की बात थी, हैरी को यह नहीं मालूम था कि डम्बलडोर गर्मी की छुट्टी में कहाँ गए होंगे। वह एक पल के लिए सोचने लगा, अपने दिल को फैलाने लगा कि डम्बलडोर अपनी सफ़ेद लंबी सफ़ेद दाढ़ी के साथ जादूगरों वाला दुशाला और नोकदार हैट पहनकर किसी समुद्र तट पर लेटे हैं और अपनी मुड़ी हुई लंबी नाक पर सनस्क्रीन लगा रहे हैं। बहरहाल हैरी को यकीन था कि डम्बलडोर चाहे जहाँ भी हो, हेडविग उन्हें ढूंढ ही लेगी। हैरी की उल्लू, लेकिन वह उन्हें क्या बताएगा? प्रिय प्रोफेसर डम्बलडोर, आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आज सुबह मेरा निशान दुख रहा था। हैरी पॉटर। यहाँ तक कि उसके मन में भी उसे ये शब्द मूर्खतापूर्वक लग रहे थे। इसलिए उसने कल्पना करने की कोशिश की कि यह सुनकर उसके सबसे अच्छे दोस्त रॉन वीजली की क्या प्रतिक्रिया होगी। रॉन की लंबी नाक, चक्केदार चेहरा फौरन हैरी की आंखों के सामने आ गया, जिस पर एक अजीब सा भाव था। तुम्हारा निशान दुख रहा था, लेकिन तुम जानते हो कौन कौन तो आसपास नहीं हो सकता। मेरा मतलब तुम्हें पता चल जाएगा, है ना? वो दोबारा तुम्हें मारने के बारे में सोच रहा होगा, है ना? क्या पता हैरी, लेकिन शायद सांप के निशान हमेशा थोड़े बहुत दुखते हों। मैं डैडी से पूछकर बताऊंगा। मिस्टर वीजली बहुत ही काबिल जादूगर थे और जादू मंत्रालय में मगलू वस्तु दुरुपयोग विभाग में काम करते थे, लेकिन जहाँ तक हैरी जानता था, वे सांपों के विशेषज्ञ नहीं थे। चाहे जो भी हो, हैरी नहीं चाहता था कि पूरे वीजली परिवार को ये पता चल जाए कि वह थोड़े से दर्द के कारण दहशत में आ गया था। मिसेस वीजली तो हरमाइनी से भी ज़्यादा परेशान हो जाएंगी। इसके अलावा रोन के बड़े जुड़वा भाई फ्रेड और जॉर्ज, उनकी उम्र 16 साल थी, ये भी सोच सकते हैं कि हैरी की हिम्मत जवाब दे रही है। वीजली परिवार दुनिया में हैरी का सबसे प्रिय परिवार था। वह उम्मीद कर रहा था कि वे उसे किसी भी समय अपने घर में रहने के लिए आमंत्रित करेंगे, ताकि वे उनके साथ क्विडिच वर्ल्ड कप देखने जा सके। हैरी ये कतई नहीं चाहता था कि उनके घर में रहते समय वे लोग उसके निशान के बारे में चिंता भरे सवाल पूछें। हैरी अपनी उंगलियों से अपना माथा दबा रहा था। दरअसल वह ये चाहता था कि उसे सलाह देने वाला व्यक्ति उसके मम्मी डैडी जैसा और वयस्क जादूगर हो, जो उसकी परवाह करता हो, जिससे काले जादू का अनुभव हो और जिससे सलाह मांगने से उसे शर्म ना आए। और तभी उसे समाधान सूझ गया। यह इतना आसान और स्पष्ट था कि उसे हैरानी हुई कि ये ख्याल उसे पहले क्यों नहीं आया। सीरियस! हैरी उछलकर पलंग से कूद गया। वह तेजी से जाकर अपनी डेस्क पर बैठ गया। उसने एक चंपत्र खींचकर बाहर निकाला और अपने बाज के पंख वाली कलम को स्याही में डुबो दिया और लिखने लगा, प्रिय सीरियस।
फिर वे रुक कर सोचने लगा कि उसे क्या लिखना चाहिए। उसे अब भी इस बात की हैरानी हो रही थी कि उसने सीरीज के बारे में एकदम क्यों नहीं सोचा, लेकिन शायद इसमें हैरानी की ज़्यादा बात नहीं थी। आखिर उसे सिर्फ 2 महीने पहले ही तो ये पता चला है कि सीरियस उसका गॉडफादर है। तब तक हैरी की ज़िंदगी में सीरियस का नामो निशान नहीं था। इसका सीधा सा कारण है, सीरियस जादूगरों के खौफनाक जेल में कैद था, जहाँ दम पिशाच पहरा देते थे। अंधे दम पिशाच आत्माओं को चूस लेते हैं। सीरियस के यहाँ से भागने के बाद वे उसकी तलाश में हॉगवर्ट्स भी आए थे। बहरहाल सीरियस पे कसूर था। जिन हत्याओं के लिए उसे सज़ा मिली थी वे उसने की ही नहीं, बल्कि वोल्डेमॉर्ट के समर्थक वॉम्टेल ने की थी, जिसे लगभग सभी ने अब तक मरा हुआ समझा था। हकीकत सिर्फ हैरी और रॉन और हरमाइनी ही जानती हैं। पिछले साल वॉम्टेल से उनका आमना सामना हो चुका है। हालांकि उनकी इस बात पर सिर्फ प्रोफेसर डम्बलडोर ने ही यकीन किया था। एक पल के लिए हैरी ये सोचने लगा था कि आखिरकार डेडली परिवार से उसका पीछा हमेशा के लिए छूट जाएगा, क्योंकि सीरियस ने उससे कहा था कि वे उसके साथ रह सकता है। लेकिन ये मौका उसके हाथ से फिसल गया। वे लोग वॉम्टेल को जादू मंत्रालय के पास पहुंचा पाते उससे पहले ही वो बचकर निकल गया और सीरियस को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। हैरी ने बकबीक नामक उन अश्व की पीठ पर बैठकर भागने में उसकी मदद की थी। तभी से सीरियस छिपा हुआ था। हैरी पूरी गर्मियों भर यही सोच सोच कर दुखी हो रहा था कि अगर वॉम्टेल नहीं भागा होता तो हैरी को घर मिल गया होता और डेडली परिवार के पास वो कभी वापस नहीं आता। बहरहाल भले ही सीरियस हैरी के साथ नहीं रह रहा था, लेकिन उसकी बदौलत हैरी को बहुत मदद मिली थी। सीरियस के कारण हैरी के स्कूल का सारा सामान उसके बेडरूम में रखा हुआ था। डेडली परिवार ने पहले कभी उसे इस तरह की इज्जत नहीं दी थी। वे हैरी को ज़्यादा से ज़्यादा दुखी देखना चाहते थे। वे उसकी शक्तियों से डरते थे, इसलिए हर साल गर्मी की छुट्टियों में वे उसके स्कूल का संदूक सीढ़ियों के नीचे वाली अलमारी में ताला बंद करके रख देते थे। लेकिन जब से उन्हें पता चला है कि हैरी का एक गॉडफादर भी है जो एक बहुत खतरनाक खूनी है, तब से उनका व्यवहार बदल गया है। हैरी ने जानबूझकर उन्हें ये नहीं बताया कि सीरियस बेकसूर है। प्राइवेट ड्राइव में आने के बाद हैरी को अब तक सीरियस के 2 चिट्ठियाँ मिल चुकी थी। दोनों चिट्ठियाँ उल्लू लेकर नहीं आए थे, जैसे कि जादूगरों की परंपरा थी। इसके बजाय उन्हें बड़े और रंग बिरंगे उष्णकटिबंधीय पंछी लाए थे। हेडविग को ये शान छाड़ने वाले घुसपैठिया पसंद नहीं आए। वह उनके दोबारा उड़ने से पहले अपनी ट्रे से पानी तक नहीं पीने देना चाहती थी। बहरहाल हैरी को ये पंछी पसंद आए। उन्हें देखकर उसके मन में ताड़ के पेड़ों और सफेद रेत की तस्वीर आ गई तथा वह आशा करने लगा कि सीरियस जहाँ भी हो खुश रहे, क्योंकि उसे ये डर था कि कहीं कोई दूसरा उसकी चिट्ठी न पढ़ ले। हैरी ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि दम पिशाच गर्म देशों में ज़्यादा समय तक जिंदा रह पाएंगे। शायद इसी कारण सीरियस दक्षिण दिशा में गया था। हैरी ने सीरियस की चिट्ठियाँ पलंग के नीचे फर्श के नीचे छिपा दी थी। दोनों ही चिट्ठियाँ में सीरियस खुश लग रहा था और उसने कहा था कि ज़रूरत पड़ने पर हैरी उससे मदद मांग सकता है, और इस वक्त हैरी को मदद की ज़रूरत थी। हैरी को लैंप की रोशनी अचानक धीमी दिखने लगी, क्योंकि सूर्योदय से पहले की ठंडी धूसर रोशनी धीरे धीरे कमरे में आ रही थी। आखिरकार जब सूर्य आसमान में चढ़ने लगा और उसे और उसकी बेडरूम की दीवारें सुनहरी हो गई और वार्नर अंकल और पुटोनिया आंटी के कमरे से आवाज़ें सुनाई देने लगी, तो हैरी ने अपनी डेस्क से चमपत्रों को हटाया और अपनी चिट्ठी को दोबारा पढ़ा। प्रिय सीरियस, तुम्हारे पिछले पत्र के लिए धन्यवाद। उसे लाने वाला पंछी बहुत बड़ा था। उसे मेरी खिड़की के अंदर आने में काफ़ी मुश्किलें आई थी। यहाँ पर सब कुछ हमेशा जैसा ही है। डेडली की ड्राइविंग ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है। वह खाने का सामान चोरी से अपने कमरे में ले जा रहा था, लेकिन आंटी ने उसे पकड़ लिया। अंकल आंटी ने उसे चेतावनी दी है कि दोबारा ऐसी हरकत करने पर उसका जेब खर्च कम कर दिया जाएगा। इससे डेडली भड़क गया और उसने तैश में आकर अपना प्ले स्टेशन खिड़की के बाहर फेंक दिया। प्ले स्टेशन एक तरह का कंप्यूटर होता है जिस पर गेम खेला जाते हैं। दरअसल यह मूर्खतापूर्ण है, लेकिन उसके पास मेगा म्यूटिलेशन पोर्ट 3D भी नहीं है जिससे वे अपना मन बहला सके।
तुम्हारी बदौलत मैं ठीक हूँ। डैडली परिवार को इस बात का डर है कि अगर मैं तुमसे कहूँगा तो तुम आकर उन्हें चमगादड़ों में बदल दोगे। बहरहाल आज सुबह एक अजीब घटना हुई। मेरे माथे का निशान दोबारा दुखने लगा। पिछली बार जब ऐसा हुआ था तो वोल्डेमॉर्ट हॉगवर्ट्स में था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस समय मेरे आसपास हो सकता है। क्या शाप के निशान में बार-बार दर्द होता है? हेडविग के लौटते ही मैं ये चिट्ठी भेज दूँगा। इस समय वो शिकार करने गई है। मेरी तरफ से बकबीक को हेलो कहना, हैरी। हैरी ने सोचा, हाँ ये चिट्ठी बिल्कुल ठीक दिख रही है। सपने के बारे में लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। वह ये ज़ाहिर नहीं करना चाहता था कि वह बहुत चिंतित है। उसने चंपत्र को मोड़कर अपनी डेस्क पर एक तरफ रख दिया ताकि हेडविग के लौटते ही उसे भेज सके। फिर वो उठा और उसने अंगड़ाई लेते हुए एक बार फिर अपनी अलमारी खोली, लेकिन इस बार अपने प्रतिबिंब की तरफ देखे बिना ही वह नाश्ते के लिए नीचे जाने के लिए कपड़े पहनने लगा।